वाले न्यूमेरिकल्स कर रहे थे ना। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था पहला वाला। हम लोग को ये सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है करना। तो ये सेकंड क्वेश्चन अगर पढ़ो पहले कि क्या लिखा हुआ है ना। आप लोग को सबको गॉस लॉ याद होगा ही। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ तो जिन बच्चों को अगर आप लोग भूल चुके हैं, पाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, वो लेट हो गया सर, सॉरी। कहाँ चले गए थे सर मैथ्स क्लास। सर मैथ्स क्लास एक्सटेंड हो गई थी। अच्छा अच्छा। E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। हम भी बस शुरू ही किए हैं एक सेकंड पहले। तो ये मैं लिख रहा था कि ये हमारा गॉस लॉ है, गॉस थ्योरम। ये हम लोग आज इसी के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। पिछले क्लास में एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आज सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दैट शीट. So consider a uniform electric field E is equal to 3 into 10 to the power 3 I cap. I cap का मतलब क्या हुआ? X डायरेक्शन में है ना। इसका डायरेक्शन क्या है? X डायरेक्शन में दिया हुआ है। Calculate the flux of the field through a square surface of area 10 centimeter square when its plane is parallel to YZ plane. तो अब पहले तो समझ लो इसको थोड़ा सा। इसको मान लेते हैं X, इसको मान लेते हैं Y, इसको मान लेते हैं Z। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अगर X को ये हॉरिजॉन्टल वाले को माने हो तो यू नो इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्टार्टिंग इफ आई स्टार्ट X, अगर Z जहाँ पे है वहां पे X लिखते तो ये हो जाता Y और ऊपर वाला Z हो जाता। तो अलग अलग तरीका है रिप्रेजेंट करने का। सो अब हम लोग ये लिख रहे हैं क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मतलब ये इस डायरेक्शन में अलोंग X एक्सिस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, राइट। जो E का वैल्यू है, E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 I कैप न्यूटन पर कूलम। नाउ फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ सरफेस, स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर सरफेस है, वो इस तरह से रखा हुआ है। किस प्लेन में रखा है? वाईजेड प्लेन में रखा है। मतलब वाईजेड प्लेन का मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्टिकल प्लेन वो वाईजेड प्लेन हुआ, राइट। ये देखो इधर वाई एक्सिस था और इधर क्या था? जेड एक्सिस था। तो वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है और ये एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये वाईजेड प्लेन के क्या होगा? एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये जो वाईजेड प्लेन का जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर एन कैप किधर होगा? इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री, है ना। जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। एरिया वेक्टर अगर हम लोग निकालना चाहें, एरिया वेक्टर हमारा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -4 कर देंगे, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी ये आई कैप ही होगा, राइट। सो जब हम लोग कह रहे हैं ए वेक्टर से कर सकते हो या डीएस वेक्टर कह सकते हो, जो भी कह लो। अब हमारा जो फ्लक्स है, ठीक है, कैलकुलेट द फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, इनके बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर डी एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 3, एरिया वेक्टर हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -4, और
cos 0 डिग्री हो गया 1. सो दिस इज इक्वल टू, ये देखो 10 टू द पावर 4 और -4 ये सारे कैंसिल हो गए. सो ये क्या हो गया, ये 3, इसका जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू, राइट, एक मिनट, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 10 टू द -3, ठीक तो है. अच्छा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया, और 10 टू द पावर 3 हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 3 है. अच्छा अच्छा, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सरफेस, स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, ठीक ठीक ठीक. तो ये हमारा 3 न्यूटन, ये 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया. ठीक है, ये फाई का वैल्यू निकल गया फर्स्ट पार्ट में. सेकेंड पार्ट में आपको कह रहा है कि व्हेन द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. मतलब यही जो है, अब ये इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से है, एक्स वाई जेड प्लेन अगर मान है, तो इसका जो नॉर्मल है, मतलब ये जो हमारा स्क्वायर है, इसका जो नॉर्मल है, और ये इस डायरेक्शन में हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये डायरेक्शन हो गया. सर 3/2 होगा ना? वैल्यू, हाँ ठीक है, ये थीटा जो दे रखा है दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना. ये क्या कह रहा है, व्हेन द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. मतलब ई और डीएस के बीच में एंगल 60 डिग्री है. तो सेकंड केस में जो हमारा फ्लक्स होगा, फाई डैश इज इक्वल टू ई डॉट ds. So this is electric field E into ds into cos of 60 degree. So electric field जो है हमारा 3 into 10 to the power 3, एरिया जो हो गया हमारा 10 into 10 to the power -4, cos 60 डिग्री का मतलब 1/2. ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 3/2 इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर. क्लियर है बच्चा? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now let's go to the next question. The question says, just a second. Yeah. So the question says the electric field components due to charge inside the cube of a side 0.1 meter are Ex is equal to alpha x, where alpha is 500 Newton per coulomb per meter. Now Ey is equal to Ez is equal to 0. Calculate the flux through the cube and the charge inside the cube. मतलब इसका डायग्राम दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैं इंक्लूड करना भूल गया, तो पहले तो डायग्राम बना दूं जिससे तुम्हें समझ में आए कि क्या बोल रहा है.
ये हमारे पास क्यूब रखा हुआ है ऐसा। सो electric field component due to a charge inside the cube of side 0.1 मीटर, तो इसके अंदर एक कोई चार्ज है और इस क्यूब का जो साइड है वो 0.1 मीटर, आर ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इस वाले साइड का यहाँ से ये भी 0.1 मीटर है और ये इसका जो साइड है क्यूब का ये भी 0.1 मीटर। तो आप ये समझो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इस पॉइंट पे होगा इस वाले सरफेस पे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बस एक्स डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो यही डायरेक्शन होगा, बस ये डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा वो बस इस सरफेस से और इस सरफेस से पास करेगा, मतलब इसी दो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी सारे सरफेसेस के पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ओरिजिन से क्यूब 0.1 मीटर कैसे हुआ दूर? दिया हुआ है क्वेश्चन, फिगर में दिया हुआ था बेटा। सर वो परपेंडिकुलर होगा वो समझ में नहीं आया आपने जो बोला। मैं समझाता हूँ, ये देखो, ये हमारे पास एक डब्बा है, मेरी वीडियो देख पा रहे हो? कैन यू सी द वीडियो? दिख गया। दिख गया ना? अब ये जो वीडियो है ये इस तरह का डब्बा एक रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मान ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रहा होगा और एक जो ये वाला सरफेस है इसके परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है, बाकी ये मतलब एक्स की तरफ से जा रहा है, वाई और जेड में हो ही नहीं रहा है कुछ। नहीं होगा, लेकिन उससे पैरेलल चला गया ना, ऐसे ऊपर टच करता हुआ चला गया तो उसके तो पैरेलल निकल गया ना, सामने से निकल गया तो इसके पैरेलल निकल गया ना, ऐसे इस वाले मतलब सर डब्बे के अंदर से नहीं गया, डब्बे के बाहर से टच करके गया। नहीं, डब्बे के अंदर से भी गया तो उस सरफेस को टच करता हुआ गया, मतलब उस सरफेस से जो एंगल बन रहा है, जो सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ये देखो, ये जो डायग्राम में बना रहा हूं इसमें अगर तुम देखो तो एरिया वेक्टर एन कैप इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई इधर हो गया, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। cos 90 कितना होता है? तो जीरो होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस ऊपर टॉप सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, बॉटम सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, फ्रंट सरफेस और बैक सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। समझ गया सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी जीरो होगा, फ्लक्स जीरो होगा। क्लियर है? यस सर। है ना? तो अब हमारे पास ये वाले सरफेस के लिए मान लो इस वाले सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, E1 इज इक्वल टू, और यहाँ वाले इस सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है E2, दोनों अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि EX जो X डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो X पे भी डिपेंडेंट है। सो EX इज इक्वल टू अल्फा एक्स है, तो E1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिन है, x का वैल्यू क्या है 0.1 है ना। इस सरफेस के लिए, लेफ्ट वाले सरफेस के लिए x का वैल्यू क्या होगा 0.1 होगा। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे है। सो अल्फा है हमारा 500 इंटू 0.1 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ना 50? हाँ जी सर, यस सर, ठीक होगा, है ना। अब ये हम लोग को E1 का वैल्यू निकल गया, राइट। अब हमें फ्लक्स φ1 निकालना है जो लेफ्ट सरफेस में है। यहाँ पे देखो, ये जो लेफ्ट वाला सरफेस का मैं यहाँ पे अगर डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे E1 इधर था और जो एरिया वेक्टर है, एरिया क्या होता है? हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है। आउटवर्ड नॉर्मल क्या हो गया? ये एंगल हो गया एन कैप। भाई आउटवर्ड नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा? एन कैप इस डायरेक्शन में होगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है।
180, यस लेफ्ट वाले सरफेस पे एंगल जो एरिया वेक्टर का है दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। साइन साइन सागर समझ में आ गया? हाँ जी सर, अब आ गया समझ में। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग पाई वन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E1 इंटू DS1 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। हमें पता है कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। तो -1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं 50 इंटू, और एरिया जो है वो एरिया 0.1 मीटर का साइड है, तो 0.1 इंटू 0.1 ये कर लेंगे। तो ये क्या निकल जाएगा, -0.5 आ जाएगा फ्लक्स। सो -0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब हम लोग चले आते हैं ये राइट साइड वाला जो ये हम लोगों ने शेड किया हुआ है सरफेस, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं φ2। φ2 क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे राइट साइड वाला जो सरफेस है, यहाँ पे समझो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, और जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो भी इधर ही होगा। भाई डब्बे से जो बाहर निकल रहा है वो किधर निकल रहा है, राइट की तरफ ही निकलेगा ना इस सरफेस पे। भाई इस सरफेस पे डब्बे से बाहर निकलने वाला जो डायरेक्शन है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज देयर। यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। तो अब ये φ2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इंटू एरिया DS2 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हम लोग निकालते हैं, तो E2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे अल्फा इंटू ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ओरिजिन से, 0.1 और 0.1 ऐड कर देंगे, कितना हो गया ये 0.2 हो गया। हो गया ना बच्चों? राइट वाला सरफेस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, 0.2। 0.2। तो अल्फा इंटू 0.2 कर देंगे। अल्फा है हमारा 500 और 0.2 कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 इंटू 2 दैट इज 100। E2 का वैल्यू निकल के आ गया 100। अब हमारा φ2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू कॉस 0 डिग्री 1, मतलब 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो अब हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब। नेट फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू फ्लक्स φ1 प्लस ऑफ फ्लक्स φ2। तो φ1 हमारा फ्लक्स जो है -0.5 प्लस ऑफ 1, सो दिस इज इक्वल टू प्लस 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, चार्ज इनसाइड द क्यूब निकालने बोल रहा है। अब हम लोग जो गॉस थ्योरम है उसको यूज करते हैं, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, होता है ना, होता है ना बच्चों? यस सर। हाँ जी सर। इसमें हमारा जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा दिस विल बी नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। इसको कैलकुलेट कर लो, नेट फ्लक्स है 0.5 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 0.5 इंटू 8.85 ना, $4.425 this is equal to 4.425 into 10 to the power minus of 12 कूलम।
क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। लिख लो फटाफट। एक बच्चा नकारा, एक बच्चा जो है अपना वीडियो नहीं ऑन करता, मतलब पूरा 12th क्लास एकदम भयंकर। वीडियो ऑन कर लेंगे तो सर हमको देख लेंगे, पता नहीं वीडियो वायरल कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, है ना? सर एप्सिलॉन नॉट क्या था? आई फॉरगॉटन। एप्सिलॉन परमिटिविटी, ये हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम का परमिटिविटी, वो जो हम लोग नहीं यूज करते थे कूलम्स लॉ में, Q1 Q2 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मीडियम पे डिपेंड करता है कि उसमें मीडियम क्या है। तो अगर मीडियम एयर या वैक्यूम है तो वहां पे परमिटिविटी जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है वो 8.85 इंटू 10 to the power -12 होता है। भाई रोज रिवाइज किया करो, इतनी तेजी से चीजें बदलेंगी ना कि थोड़े दिन बाद लगेगा कि पता नहीं ये इलेक्ट्रोस्टैट दूसरे जन्म में पढ़ा था, ये पता नहीं क्या है। स्कूल में शुरू हो गया सर। नहीं नहीं, शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग, है ना? नहीं तो फिर वो सारे टर्म्स ही वो जुदा जुदा लगेंगे पता नहीं क्या पढ़ लिया हमने, क्योंकि अभी तो बहुत नई चीजें पढ़नी है। 11th क्लास से ज्यादा डिफिकल्ट 12th क्लास का फिजिक्स है ना? 11th क्लास में क्या है कि मैकेनिक्स जब होता है ना तो तुम विजुअलाइज कर सकते हो बहुत ज्यादा। यहाँ 12th क्लास में बहुत विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है अच्छे से चीजों। तो इसीलिए कीप ऑन रिवाइजिंग, पीछे का पढ़ते रहा करो हर दिन। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो लास्ट में जोर नहीं पड़ेगा। लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा आज हम लोग जो पहला क्वेश्चन किए थे वो है। इसका आंसर फटाफट निकाल के हमको बताओ। देखते हैं कौन है ये होशियार बच्चा जो हमको तुरंत आंसर निकाल के बताता है। सर 4 न्यूटन। और सेकंड पार्ट का 2 आ रहा है। आ रहा होगा शायद, सही है। बाकी लोगों का क्या है? चलो ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। 4 और 2। अच्छा। Consider a uniform electric field E is equal to 4 into 10 to the power 3I. So ये electric field is equal to 4 into 10 to the power 3I cap Newton per coulomb. What is the flux of this field through a square of side 10 centimeter on a side? So area is equal to 0.1 into 0.1, 0.01 meter square. So flux phi is equal to E into A into cos of 0 डिग्री। YZ प्लेन पे होगा तो cos 0 डिग्री होगा, तो
4 into 10 to the power 3 into 0.01. 4 क्यों आया भाई? 40 आया ना? यस सर 40 हाँ and सर 20 40 आ रहा आएगा है सर 40 and 20 आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में तो 40 इसी सेम है सर 40 आया इसको इनटू हाफ 20 cos 60 है तो 20 आ गया 20 आ गया। A into cos of 60 degree. So this is 40 into 1 by 2, that is 20. तो 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। भाई यूनिट ध्यान रखा करो, न्यूटन तुम लोग बोलते हो, फ्लक्स का यूनिट न्यूटन थोड़ा ना होगा, वो तो फोर्स का न्यूटन है यूनिट। न्यूटन गलत लिख दोगे तो सीबीएसई में नंबर काट लेंगे। तो आईआईटी जाना है बट सीबीएसई में भी नंबर तो लाने हैं ठीक ठाक 95% के ऊपर। क्या पता तुम्हारे टाइम पे कुछ ऐसा हो गया और आईआईटी का एग्जाम नहीं हुआ, सीबीएसई के मार्क्स पे एडमिशन मिलने लगे, तो मार्क्स तो अच्छे लाने पड़ेंगे सीबीएसई में भी। देख रहे हो ना आजकल ये सब चल रहा है, बहुत तरह तरह का चीज। सब बच्चा जब 10th क्लास का बच्चा सब पास करके अपना एग्जाम दिए। I had an extra class yesterday. Just before the class, the announcement came. We cancelled the class. The area in this not 10 into 10 to the power minus 4. 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर into 0.1 meter. So this is 0.01. नहीं, हाँ सर पुराना वाला क्या था वो भी पुराना तो वाला में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था, इसीलिए उसको 10 into 10 to the power minus 4 करके 10 to the power minus 3 तक लेके आए थे। मैं दिखाता हूँ तुम्हें पुराना क्वेश्चन में। So, पुराने क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ पे एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10 into 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर। आ गया समझ? yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density. एक कंडक्टर है ना, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसमें जो भी चार्ज दोगे वो इसके सरफेस पे आ जाता है। और 2.4 मीटर डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ कर देंगे, 1.2 मीटर हो गया इसका रेडियस। हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा का वैल्यू दे रखा है 180 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 180 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। माइक्रोकूलम को कूलम में पहले कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बोला कि कंडक्टिंग स्फीयर है, जो भी इस पे चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा सारा चार्ज, है कि नहीं? यस सर तो बताया ना मैंने, कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ गया, तो इसका सरफेस एरिया से सरफेस चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। टोटल चार्ज Q क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया ए। तो सिग्मा इज 180 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 180 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है, 4 इंटू 3.14, और रेडियस है 1.2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। सो हमारे पास है 180 into 4 into 3.14 into 1.2 का स्क्वायर। So this is 3255. So means 3, sorry,
3.25 into 10 to the power, ये 3 minus 10 to the power minus 3 कूलम. 3.25 into 10 to the power minus 3. एक मिनट. One 80 into 4 into 3.14 into 1.2 square. ठीक है. क्लियर है बच्चों? ये चार्ज निकल गया. व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर? फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. यही होता है ना. तो अगर हम लोग गॉसन सरफेस ले लेते हैं, जस्ट इसके बाहर एक गॉसन सरफेस ले लेते हैं, ठीक है. इस गॉसन सरफेस से जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, राइट, जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, दैट फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. चार्ज एनक्लोज्ड है हमारा 3.25 into 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब 8.85 into 10 to the power minus 12. अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये क्या निकल के आ जाएगा? 3.25 डिवाइडेड बाय 8.85, 0.36, मतलब 12 minus 3 9. 3.6 into 10 to the power 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. क्लियर है बच्चों? यस सर. Yes, sir. लिख लो फटाफट. एक मिनट. So government तो every second day is increasing that the lockdown. अभी आज वो आ रहा था 15th May तक they have closed everything. All the schools and coaching institutes for all physical classes they have closed till 15th May now. पहले 30th April हुआ और फिर 15th May हो गया. आ गया बच्चों? समझ में आ गया? यस यस सर. सर. यस Yes, सर. sir. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. लिख भी लिया ना सबने? Yes, sir. अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. ये क्या बोल रहा है? A charge Q is placed at the distance a by 2. A charge Q is placed at a distance a by 2 above the center of a horizontal square surface of edge A as shown in the figure. Now find the flux of the electric field through the square surface. इस चार्ज के वजह से इस स्क्वायर सरफेस के थ्रू फ्लक्स हम लोग को निकालना है. ठीक है. तो देखो एक तो तरीका है कि भैया हम लोग इंटीग्रेट करके निकालें, तो वो तो बहुत ही भयंकर हो जाता है. बेसिकली यहाँ पे किसी x डिस्टेंस पे हम एक स्ट्रिप कंसिडर करते हैं और उसका हम लोग फिर एरिया निकाल के और इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के और उसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. मतलब बेसिकली वो कुलम्स लॉ वाला जब रॉ तरीके से करना होगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट है. मतलब इंटीग्रेशन तुम लोग जब अगर इफ़ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. उससे आसान तरीका अभी क्या है कि अगर हम लोग इसको कुलम्स गॉस लॉ से लगाएं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो चार्ज यहाँ पे है और हमारा जो एक जो प्लेट है वो यहाँ पे स्क्वायर प्लेट. तो हम लोग ये करते हैं कि इस स्क्वायर प्लेट से ना एक क्यूब तैयार कर लेते हैं. मतलब इस पूरे स्क्वायर प्लेट को यूज करके वी विल
कंप्लीट दिस क्यूब, जहाँ पे सेंटर पे ये हमारा चार्ज था, इससे जो डिस्टेंस था इसका a/2 था, और हम लोग का जो ये क्यूब हमने बनाया है इसका जो एज है वो a है। तो अब ये यहाँ पे हमारे पास कितने सरफेसेस हैं क्यूब में? 6 सरफेसेस हैं। देयर आर 6 सरफेसेस इन द क्यूब। सो होल ऑफ दिस स्पेस अगर 3 डायमेंशन की बात करो तो वो 6 अलग अलग एरिया में डिवाइडेड है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. अरे सॉलिड एंगल्स तुम कंसीडर करोगे तो 6 साइड से वो कंप्लीट कर दोगे तो तुम्हारा वो कंप्लीट हो जाएगा। देयर आर 6 सरफेसेस बेसिकली। तो एक सरफेस के थ्रू हमें अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, मान लो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब due to charge q, sorry capital Q दिया है, due to charge q enclosed in it at center is equal to total charge q by epsilon naught। अब ये बेसिकली पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू टोटल एरिया करोगे तो 6 इंटू a² इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? सो अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस, मतलब E इंटू a² निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द सरफेस निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, मतलब इतना ही है सर। हाँ इतना ही है। तो देखो ये कितना आसान हो गया अगर हम लोग गॉस लॉ यूज करते हैं, और ऐसे तो पता नहीं क्या क्या इंटीग्रेट करना पड़ता है। लिख लिया बच्चों? यस सर। सभी ने लिख लिया ना? यस सर। Yes, sir. ना ये एग्जाम्पल भी वैसा ही है जैसा हम लोग अभी किए थे, तो ये फटाफट इसका आंसर बताओ मुझे करके। एनसीईआरटी में से देख के नहीं बताना है, करके बताना है। Similar to the question which we did, वहां पे सीधे अल्फा एक्स था, यहाँ अल्फा एक्स रेज टू द पावर 1/2, और वहां पे a/2 पे डिस्टेंस पे था, यहाँ पे ये डिस्टेंस पे, वहां पे भी 0.1 0.1। नबील समझ में आ रहा है ना सारा कुछ? ज्यादा तो नहीं हो रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। नहीं, यू आर एंजॉयिंग और यू इट्स अ बर्डन? सर दोनों ही नहीं है, मतलब पढ़ाई करने में मजा किसका आता है, लेकिन ऐसा बर्डन भी नहीं है। नहीं मतलब हाँ एंजॉय तो नहीं, मतलब एंजॉयिंग एज इन की नई चीज सीखते हैं तो ठीक तो लगता ही है कि चलो नई चीज सीखा, ऐसा। यस सर, वैसे तो है। ठीक है, तुम अपनी बुक पढ़ रहे हो ना साथ साथ में? यस सर, वो मतलब एक दो टॉपिक्स थे जो आपने करवाए थे जो मेरे में ऑप्शनल है, बट मैंने फिर भी कर लिया।
कर लेना बेटा। क्या होता है ना कि देखो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होगा ही ना, इस सवाल में नहीं कहीं और यूज हो जाएगा, तो उतना अगर हम लोग लिमिटेड लेके चलेंगे ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं सर, जो जो आप करा रहे हो मैं कर रहा हूँ साथ में। हाँ उसको करते जाओ, और फिर बाद में जब तुम सेकेंड राउंड रिवीजन करोगे ना अक्टूबर के बाद, तो उसमें फिर मत करना वो सब टॉपिक, ड्रॉप कर देना वो सब। ठीक है सर। So 1.07. हाँ 1 पॉइंट, इसमें 1.05 लिखा है, कोई बात नहीं, 1.07 करेक्ट है। फर्स्ट पार्ट का हो गया, सेकंड पार्ट बताओ। चार्ज भी निकालना है हम लोग, उसी को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। चलो जिन बच्चों ने निकाल लिया बहुत ही बढ़िया, और जिन्होंने नहीं निकाला वो सुन ले मेरी बात अब। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन दिस इज Ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स रेज टू द पावर 1/2, Ey इज एट 0 है। मतलब जो फ्लक्स इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू और इसके थ्रू 0 हो गया फ्लक्स। जो फ्लक्स होगा बस इसके थ्रू होगा और इसके थ्रू होगा, तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, वहाँ पे cos 180 डिग्री हो रहा है। तो पहले φ1 निकाल लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे φ1 इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, राइट। सो φ1 के पहले हम लोग फटाफट E1 निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए का वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू 0.1 दे रखा है, ठीक है। अल्फा इंटू 0.1 रेज टू द पावर 1/2। सो अल्फा का वैल्यू हो गया 800 इंटू रूट अंडर 0.1। So this is 800 into square root of 252.98. E1 का वैल्यू हो गया φ1 इज इक्वल टू 252.9 इंटू एरिया यहाँ पे 0.1 इंटू 0.1 0.01 हो गया इंटू cos 180 डिग्री, तो माइनस ऑफ 2.52। उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E2 निकाल लेते हैं। E2 इज इक्वल टू 0.1 0.2, सो 800 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.2, 357.7। तो हमारा φ2 इज इक्वल टू 357.7 इंटू 0.01 इंटू cos of 0 डिग्री 3.57। अब ये नेट फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 plus φ2, so this is minus 2.52 plus 3.57, 1.05। तो ये हो गया हमारा 1.05, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि चार्ज विद इन द क्यूब, बी पार्ट निकालने बोल रहा है। चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू नेट फ्लक्स, तो चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू नेट फ्लक्स। निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट है हमारा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 1.05, 1.05 into 8.85, 9.29 into 10 to the power -12 कूलम। क्लियर है बच्चों?
सभी बच्चों को क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्या हुआ वेदांत, उदास क्यों है? एकदम बहुत उदास होकर बोल रहा है कि यस सर क्लियर नहीं है। नहीं सर। खुश खुश रहना है, सबको खुश रहना है। कहाँ तक हुआ तुम लोग का एचसी वर्मा जो काम दिए हैं? बालक एक ही दिन बचा है और कोई बच्चा हमसे कोई डाउट नहीं पूछा है 53 तक में। मतलब या तो तुम लोग को सब आता है या फिर तुम लोग कोई नहीं कुछ किया। तो मेरा 30 तक हो गया। अच्छा, और आदित्य? सर मेरा 31 में डाउट है। देखो तुरंत अभी डाउट भी आ गया, बहुत बढ़िया। और तो डाउट सब सारा इकट्ठा करके एक बार भेज दो हमको। ओके सर। और आदित्य यादव आपका कहाँ पहुंचा? आप तो उसी दिन 22 पे थे। सर अभी वो 33 पे हूँ। मतलब तुम काम नहीं किए हो अभी 3-4 दिन, है ना? कर लेना बेटा, आज कल का ही रात का समय है, आज रात और कल दिन का, है ना? यस सर। डे ही आ जाएगा तो कंप्लीट कर लेना उसको। अब इसके बाद नहीं खींचेंगे ना आगे उसको, और फिर 53 के आगे भी तो करना है हम लोग को। और कौन कौन बच्चा है जो बना रहा है? वेदांत से पूछ ही लिए, इससे पूछ ही लिए। और कोई आईआईटी वाला? साई सागर, व्हाट्स द स्टेटस? Sir, I am on 34. 34. So everyone has to reach 53 by tomorrow end of the day. मेगा आप कहाँ पहुंचे? 30. हाँ, सबको खत्म कीजिए, सब लोग खत्म कीजिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को? So an electric field is uniform and in the positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude but in negative x direction for negative x. It is given that E is equal to 200 I Newton per coulomb for x greater than 0 and E is equal to minus 200 I Newton per coulomb for x less than 0. मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ है और नेगेटिव x एक्सिस के में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो लेफ्ट साइड में ओरिजिन के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव x एक्सिस के तरफ है। A right circular cone cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center at the origin and its axis along the x axis so that one face is at the x is equal to plus 10 centimeter and other is at x is equal to minus 10 centimeter. तो पहले तो जो भी पढ़े उस ज्ञान को, है ना, थोड़ा सा फिगर के फॉर्म में लिख लिया जाए, नहीं तो वो ज्ञान जो है ना दिमाग से उड़ जाएगा। तो एक सिलेंडर रख लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसका सेंटर पे ओरिजिन है, मतलब ये एक एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्सिस हो गया और ये एक तीसरा एक्सिस हो गया, और ये इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, राइट? तो इधर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है? तो मतलब अब देखो, बिकॉज ये एक्स एक्सिस के अलोंग, आई के अलोंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये वाले सरफेस पे जो एन कैप इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इनके बीच में 90 डिग्री है, तो फ्लक्स फाई क्या होगा? यहाँ 0 होगा। बच गया ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, दोनों सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इधर भी लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। आ रहा है समझ में बच्चों? भाई आ रहा है बालकों? यस सर। Yes, sir. कभी तो मुझे लगता है मैं ही पागल हो गया हूँ, मतलब 50 बार बोलता हूँ तो एक बार आवाज आती है यस सर। भाई इस सरफेस पे मैंने क्या बोला? यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है,
एक x ग्रेटर देन 0 मतलब ओरिजिन से राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस आई है, मतलब पॉजिटिव है, और जो x लेस देन 0 पे लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस के तरफ है, मतलब इस डायरेक्शन में। तो वही चीज हम लोग बनाए। अब यहाँ पे इसका जो बेस होगा, ये जो सिलेंडर का राइट साइड वाला जो एरिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है फ्लक्स, और लेफ्ट साइड वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बाहर इस डायरेक्शन में निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्लियर हो गया सभी को? यस सर। अब कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इधर से इधर ये भी 10 सेंटीमीटर है, और इसके इस तरफ ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। रेडियस 5 सेंटीमीटर है, r इज इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर। Has its center at the origin and its axis along the x-axis, so that one face is at x is equal to plus 10 and other face is at x is equal to minus 10. What is the net outward flux through each flat face? Each flat face मतलब ये वाला फेस एक हो गया, ये एक फेस हो गया, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया वो भी एक फेस हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस? तो अभी फ्लैट फेस तो ये वाला है, कर्व्ड सरफेस नहीं, फ्लैट फेस बोल रहा है। तो फ्लक्स phi1 थ्रू फ्लैट फेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, है ना। यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड 200 हो गया, और एरिया जो है पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री मतलब 1। तो इसको कर लेते हैं भाई, 200 इंटू 3.14 इंटू 0.05 का स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यू आया, 1.57। ठीक है, ईच फ्लैट सरफेस पे सेम इलेक्ट्रिक, ये सेम फ्लक्स आएगा, राइट साइड वाले लेफ्ट साइड में भी यही आएगा, और राइट साइड वाले सरफेस पे भी फ्लक्स सेम आएगा, विच इज इक्वल टू 1.57। ठीक है, लेफ्ट पे नेगेटिव नहीं होगा? कौन से लेफ्ट पे? हाँ, लेफ्ट पे नेगेटिव नहीं होगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव खुद ही है ना, मतलब इट इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन ओनली एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो अलोंग दिस डायरेक्शन ओनली। फ्लक्स बेटा स्केलर क्वांटिटी है ना। ओके सर, ठीक है। तो ये कॉस डॉट प्रोडक्ट है, आ रहा समझ में? तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ का जो फ्लक्स है वो निकल गया 1.57। क्लियर है? अब हमें कह रहा है बी पार्ट में, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड ऑफ द सिलेंडर मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो साइड ऑफ द सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, 0 है। हम लोग निकालें कि साइड से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी 0। तो बी पार्ट में flux through the side of the cylinder is equal to E into A into cos of 90 degree, which is equal to 0। ठीक है, C part है, what is the net outward flux through the cylinder। नेट आउटवर्ड फ्लक्स हम लोग को निकालना है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे भाई। नेट आउटवर्ड फ्लक्स मतलब जो कर्व्ड सरफेस एरिया, लेफ्ट साइड राइट साइड सारे फ्लक्स को ऐड कर दो, मतलब नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू लेफ्ट साइड, फ्लक्स थ्रू राइट साइड प्लस फ्लक्स थ्रू द साइड, विच इज इक्वल टू 1.57 प्लस 1.57 plus 0, so this is equal to 3.14
3.14 हमारा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये नेट फ्लक्स निकल गया हम लोग का। अब कह रहा है डी पार्ट में व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो नेट चार्ज Q enclosed by epsilon naught is equal to net flux. So इससे सॉरी सो यहाँ पे चार्ज enclosed is equal to net flux into epsilon naught. So net flux है हमारा 3.14 और एप्सिलॉन नॉट कितना है हमारा 8.85 into 10 to the power minus 12. So इसको कैलकुलेट कर लो अगर 27.789 27.789 क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. फटाफट इसको लिख। 10 to 10 raised to the power minus 12. हाँ वो भूल गया, लिख लो इंटू 10 to the power minus 12। सर हाँ जी बच्चा। सर वो जो सी पार्ट है सर हाँ वो समझ में नहीं आया सर। सी पार्ट मतलब तुमको बोल रहा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। आउटवर्ड फ्लक्स मतलब ऑल द फ्लक्स को ऐड करने के बाद जो आया। तीनों फ्लक्स को ऐड कर दो, एक 1.57 एक 1.57 और एक 0 है, तीनों को ऐड कर दिया। जी सर अच्छा वो अच्छा नेट फ्लक्स ऑल द फ्लक्स को ऐड करके। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स मींस यू हैव टू कैलकुलेट लेफ्ट साइड वाले सरफेस, राइट साइड वाला सरफेस और कर्व्ड सरफेस, तीनों की वजह से जो फ्लक्स है सबको ऐड कर दिया। जी सर आ गया सबको समझ? Yes, sir. यस सर। ठीक है, यहीं पे रुकेंगे और अगली क्लास में हम लोग थोड़े एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस और करेंगे, है ना, 2-3 और क्वेश्चंस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग 2-3 नहीं 4-5 कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, चलो आज हम लोग यहीं रुकेंगे। बाय एंड टेक केयर एवरीवन। Thank you. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर।